नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ की अध्यक्ष एवं शहर पश्चिमी से पूर्व उम्मीदवार और शहर पश्चिमी से सपा की दावेदार डॉक्टर ऋचा सिंह जी, जो कि एक बहुत ही मेहनती एवं कर्मशील नेता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। बहुत धन्यवाद मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे आपके लिए है, वो ये कि मैम आप सारी समस्याओं को बहुत ही कायदे से, लहजे से सुनती, समझती और सुलझाती हैं। मैम, इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, पेशेंस आप में कैसे है मैम? प्लीज़ हमें कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, महिला और यूथ जी। महिला पर्याय है शक्ति का और यूथ पर्याय है उत्साह का। जी। और मैं महिला भी हूँ और यूथ भी हूँ। जी मैम। तो उत्साह और शक्ति मुझे ईश्वर ने दी हुई है और मेरी कोशिश सिर्फ इतनी होती है जी कि अपने उस उत्साह को और अपनी शक्ति को कंसोलिडेट करके समाज के लिए हम लोग एक पॉजिटिव दिशा में दे सकें और हमें जो जिम्मेदारी समाज ने दी है जी उस जिम्मेदारी को निभाने में हम अपना जितना पोर्शन दे सकते हैं, अपना जितना उत्साह लगा सकते हैं, अपनी जितनी ताकत लगा सकते हैं, उसको ईमानदारी से लगाने का प्रयास करें। मुझे ईश्वर शक्ति देता है जी। मुझे बहुत सारा सकारात्मकता मिलती है और मैं उस सकारात्मक शक्ति को कोशिश करती हूँ कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में, लोगों की परेशानी को सुलझाने में उसको लगा सकूँ। तो मैम, आप जितनी जुझारू नेता हैं, ये मतलब कि सभी दल के लोग मानते हैं, लोहा लेते हैं इस बात का। हाँ, तो मैम ऐसे में आपको कोई व्यवहारिक समस्या तो नहीं होती होगी? देखिए, मुझे बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं होती हैं। जी। विपक्षी दल या अन्य दल मुझे समाजवादी पार्टी का नेता मानते हैं। जी मैम। और एक समाजवादी पार्टी के नेता और विपक्षी पार्टी का एक जो नौजवान नेता है, उसके साथ जितने जुल्म किए जा सकते हैं, मुझे उन सारे जुल्मों का सामना करना पड़ा है। जी। मुझे रात में 3 बजे जेल भेजा गया है। 2017 से चुनाव लड़ने के बाद आज तक 4.5 साल में मेरे पर 22 मुकदमे किए गए हैं। मेरे ऊपर रंगदारी का आरोप लगवाया गया सत्ताधारी पार्टी के द्वारा। और ये भी बात सही है कि पुलिस ने अब उसमें एफआईआर लगा दी है। सत्ताधारी पार्टी लोगों को ये नहीं बताना चाहती है कि पुलिस ने उसमें ये बताया कि किस तरीके से मेरे ऊपर गलत मुकदमा लिखा गया। जी। आप एक सोच सकते हैं कि मैंने पीएचडी किया हुआ है। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी नौकरी को छोड़कर इस फील्ड में आने का निर्णय किया है। जनरली लोग ये मान लेते हैं कि जो नौजवान राजनेता लोग हैं, उनके पास शायद काम की किसी कमी है, इसलिए वो राजनीति में आते हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो नौजवान नेता इस राजनीति का रास्ता चुनते हैं, जी, बहुत कठिन रास्ता है। जी मैम। मैं आपको बताऊं कि कितने मुश्किल दौर से हम लोग ने कितने मुकदमे झेले। जी। 2017 के बाद मेरे पर 22 मुकदमे किए गए। मैं जब रात में जेल जाती थी तो मेरी माँ मुझसे लौटने के बाद पूछती थी कि बताओ मैं घर के बाहर कैसे जाऊं। लोग ये पूछते हैं कि आपकी बेटी जेल में है। जी बिल्कुल मैम, स्वाभाविक बात है ये। जी। कि इस पूरे प्रोसेस में पिछले साल मैंने अपनी माँ को खो दिया। तो बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं आती हैं और उसमें मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन जी। तमाम व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जिसका सामना सिर्फ मैं नहीं करती हूँ, मेरा पूरा परिवार करता है। बिल्कुल मैम। मैं एक बहुत सामान्य परिवार से आती हूँ। मेरे फादर रिटायर हैं, मेरी माँ गृहिणी थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है और शायद मेरी बहुत सारी चिंताओं को करते करते और जो अपनी बेटी को लेकर इस समाज में चिंता होती है वो उनको भी थी। तो मैंने तमाम व्यवहारिक समस्याओं का भी सामना किया है और मैंने उन सारे राजनीतिक द्वेषों को झेला है 4.5 साल में पिछले, जो सत्ताधारी पार्टी मेरे साथ कर सकती थी। चाहे वो रात में 3 बजे जेल भेजना हो, 22 मुकदमे लिखना हो, आपके ऊपर रंगदारी का मुकदमा लिखना हो या किसी भी तरीके का अनर्गल मुकदमा लिखना हो। लेकिन हाँ, चूंकि मैं सही थी तो मैं उन सारे मुकदमों से निकलकर आज पाक साफ खड़ी हुई हूँ। मैम, सरकार का कहना है कि जब उन्होंने अपराधियों के या माफिया लोगों के घर गिरवाए तो आप वहाँ खड़ी मिली। मैम, क्या आधार रहा है आपका कि आपने उनकी साइड ली है, आप उनके लिए खड़ी मिली हैं? देखिए, हम हिंदुस्तान में, भारत में देश का संविधान काम करता है। जी। हमारा देश कानून पे चलता है और उत्तर प्रदेश में भी कानून की व्यवस्था है। जी मैम। मेरा स्पष्ट ये मानना है, कोई अपराधी है या नहीं
ये कानून तय करता है। जी। किसको क्या, किसके साथ व्यवहार होना चाहिए, ये कानून तय करता है। लेकिन अगर सरकारें अपना राजनीतिक द्वेष की पूर्ति के लिए लोगों का घर गिराने लगे जी। तो इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं चकनेरातुल गई जहां 3000 दलितों का घर गिरा दिया गया जी। और ये वो 3000 वो दलित थे जिन्होंने शहर पश्चिमी के वर्तमान विधायक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ जी को वोट किया था और उनको अचानक से सरकार ये बताती है कि आप तो यहाँ के निवासी ही नहीं हैं। वो पूछना चाहते थे कि हम तो यहीं से वोट दिए थे, जब आपको वोट लेना था हमसे जी तो हम वैलिड थे, आज हमारा वोट चूंकि आपको मिल चुका है तो हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। इसी तरीके से मैं अभी मैं कचहरी से चली आ रही हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ गया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि अभी मैं तहसील में उन एयरपोर्ट रोड पे तमाम विपेश तिवारी जी हैं, मधुकर त्रिवेदी जी हैं और फौजी राजभर जी हैं, जिनके घरों के ऊपर सत्ताधारी पार्टी के लोग, दबंग लोग जाके कब्जा कर लेना चाहते हैं, उनके घरों को गिरा देना चाहते हैं। जहाँ पे भी रोकने गई, मैं कानून का कागज लेकर गई और उत्तर प्रदेश सरकार का खुद का एक जियो था कि किसी के भी घर में अगर नक्शे में या किसी की भी जमीन में कोई दिक्कत है तो वो जनवरी 2022 तक उसको मानक के अनुरूप कर ले। मैं तो केवल ये पूछने गई थी कि आप ही का ये जियो है, क्या आप इस जियो के आधार पर लोगों को अपना घर या अपना नक्शा सही करने का मौका देंगे या नहीं देंगे जी। लेकिन सरकार ने वो मौका नहीं दिया और रातों रात उस जियो को भी स्टे करा दिया। मैम, आपने कहा कि आपने उन घरों को बचाने की कोशिश की कि उनके मालिकों से कोई मतलब नहीं है कि वो बाहुबली हैं कि क्या हैं, घर में बच्चे थे, उनकी पत्नी थी या उनका परिवार था। लेकिन मैम, अगर मैं बात अतीक अहमद की करूं तो उन्हीं के बेटे ने ऑन स्टेज ये बोला था कि जो चल रहा है वो चलेगा घर गिरने के बाद। मैम, आपको नहीं लगता ये खुलेआम धमकी थी कि हमारा बाहुबल चल रहा है और ये बाहुबल चलेगा? मैं सबसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ जी कि समाज और हमारी जो सोसाइटी है वो कानून के अनुसार चलती है। देश में कानून के शासन की स्थापना है। कोई कुछ भी किसी भी मंच से खड़ा होकर कह दे, लेकिन कानून का राज है, कानून की व्यवस्था है। उस कानून की व्यवस्था के अनुसार चीजें चलती आई हैं और चलती आएंगी। लेकिन ये जो सत्ताधारी पार्टी है वो कानून नहीं, वो अपनी सत्ता के मद में पागल होकर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाना चाहती है, जो गलत है। कानून की एक व्यवस्था है, उस कानून की व्यवस्था के अनुरूप लोगों के साथ व्यवहार होना चाहिए और मैं उसी व्यवहार के लिए लड़ रही हूँ। मैं बाहुबल का पुरजोर विरोध करती हूँ। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बाहुबल का विरोध करके अपनी राजनीति खड़ी की है और मैं आज भी शहर पश्चिमी में अगर किसी से लड़ रही हूँ तो बाहुबलियों के विरोध में लड़ रही हूँ। मैं आज भी अगर जिन लोगों का घर बचाने के लिए खड़ी हुई हूँ जो सत्ता संरक्षण बाहुबली है, बाहुबल मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि गुंडागर्दी और बाहुबल किसी का नहीं चलेगा। ये हमारा समाज, ये प्रयागराज जी, ये शहर पश्चिमी विधानसभा या पूरा उत्तर प्रदेश एक कानून के शासन से चलेगा और जो भी इस कानून के शासन में रोड़ा बनेगा उसके सामने ऋचा सिंह दीवार बन के खड़ी होगी। मैम, अक्सर ये आरोप लगता है कि जो दबंग हैं वो गरीबों पे अत्याचार करते हैं। जहाँ तक बहुत अधिकतर ये बात सही भी है क्योंकि हमेशा ये होता आया है, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था इसमें ढीली हो जाती है। ऐसा क्यों मैम? देखिए, कानून व्यवस्था, हमारे देश का कानून बहुत मजबूत कानून है। सवाल उसको इम्प्लीमेंट करने की है और सवाल इस बात की है कि मैम, ये माना जाता है कि हमारे देश का कानून जो है वो गरीबों के साथ नहीं है। जो लोग, आप ये देखिए कि सरकार की मंशा क्या है। वर्तमान सरकार की मंशा ही है कि वो पूंजीपतियों को प्रोटेक्ट करती है। वर्तमान सरकार की मंशा ही है कि वो गरीब विरोधी है। अगर वो गरीब विरोधी नहीं होती तो न जाने कितने गरीबों का घर नहीं उजाड़ दिया जाता। मैं आज की आपको तारीख बता रही हूँ, आज आप सुलेम सराय में चले जाइए, कम से कम 500 गरीब परिवारों को बेघर किया जा रहा है। हमारे देश का कानून कहता है कि किसी को उजाड़ने से पहले बसाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश है जिसमें यह कहा गया है कि घर, जीवन जीने का अधिकार आपके मूलभूत अधिकार में आता है, किसी को भी उजाड़ने से पहले बसाना होगा। लेकिन ये गरीब विरोधी सरकार है। न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया गया, न जाने कितने घरों की रोटी छीन ली गई। पूरे कोरोना काल में जिस तरीके से लोग दवाई के अभाव में, जिस तरीके से लोग इलाज के अभाव में अपना, जिन्होंने दम तोड़ दिया, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों को दवाई नहीं मिली। तो ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार जो कि यकीन करती है कि हम ठोक देंगे, हम मार देंगे, जिसके
मुखिया की भाषा ही ऐसी हो कि हम ठोक देंगे और मार देंगे। आप बताइए कि वो बाहुबली है कि कोई आम आदमी जो कि कानून के शासन की बात करता है। तो हम लोग कानून के शासन में यकीन करने वाले लोग हैं। मैम, 2022 के चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या होंगे, जबकि बीजेपी तो अब्बा जान और चाचा जान करने लगी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति ही सांप्रदायिकता पे टिकी हुई है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में कोई काम नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5,70,000 रोजगार देने की बात की थी। आपने अगर आप इनका घोषणा पत्र उठा कर देखें, जी मैम, ये वादा किया गया था कि जितने भी छात्र जो भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनको बिना किसी भेदभाव के आधार पर, ना जाति का भेदभाव होगा, ना लिंग का भेदभाव होगा, ना धर्म का भेदभाव होगा, बिना किसी भेदभाव को कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हर छात्र छात्रा को लैपटॉप और डेटा दिया जाएगा। जी। किसी एक सिंगल छात्र को आपने लैपटॉप नहीं दिया। आपने बात की थी कि हम छात्रवृत्तियां बढ़ाएंगे। जी। SC ST छात्रों के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे छात्रवृत्ति थी, उसका पैसा लोगों में नहीं पहुंचा। महिला अपराध, बच्चियां स्कूल जाती हैं, सड़कों पे उनको गोली मार दी जा रही है। बच्चियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, उनके साथ रेप हो जा रहा है। अभी 10 दिन पहले की बात है जी। जिस तरीके की फाफावो में नृशंस हत्या हुई है, घर में बेटी सो रही है और उसके साथ उसके पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जा रहा है। आप बताइए कि ये किसकी सरकार है? आप बताइए कि किसका संरक्षण है इस लोगों को? क्योंकि ये पूरी सरकार, जी, सत्ता की, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। आज भी हमारी प्रायोरिटी में महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, यूथ के लिए रोजगार और महंगाई को कम करना, ये समाजवादी पार्टी की प्रायोरिटीज में तय है। अभी 20 दिन पहले इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने इस बात का उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा नाकाम पुलिस कहीं की नहीं। लेकिन ये नाकामी किसके संरक्षण में है? ये नाकामी सरकार चलाने वालों के संरक्षण में है। हमारी पुलिसिंग व्यवस्था को पूरा ध्वस्त कर दिया इस सरकार ने, क्योंकि नेता घुसकर चौकियों के अंदर और थानों के अंदर पुलिस वालों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ये पूरी जो समाजवादी पार्टी ने व्यवस्था करी थी कि जिसमें लोगों को सुरक्षा मिले, जिसमें कानून का शासन हो, अपराध कम हो सके, उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त करने का काम किया है। आप बाहर निकलिए, लोगों से पूछे लोग किस कदर परेशान हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। खुद बीजेपी के विधायक और सांसद एक दूसरे के साथ यूतम पैजार कर रहे हैं भरी सभाओं में बैठकर। मैम, आपको क्या लगता है कि लोगों ने फिर सपा छोड़ के बीजेपी को क्यों चुना था? बीजेपी ऐसी कहाँ चूक गई थी सपा, या सपा की नीतियां कहाँ चूक गई थी? समाजवादी पार्टी ने बहुत सफल सरकार चलाई जी। समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे उनको पूरा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जुमले दिए। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को वो सपने दिखाए जो कि वो कभी भी पूरा करने का, जिनके पास कोई अपनी कोई गाइडलाइन नहीं थी, जिनको ये नहीं पता था कि नीतियां कैसे लागू होंगी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा की बात, महिलाओं की सुरक्षा आप देख सकती हैं क्या है। मैम, ये बात लोगों तो ने सबके लिए, हाँ, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया, उनको मौका दिया जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के मौके का, लोगों के भरोसे के साथ छल किया है और लोगों के भरोसों को अपने जुमलों से रिप्लेस करने की कोशिश की है जी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए हर आम आदमी तत्पर है, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो। बेरोजगार नौजवान, हम लोग इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, बगल में यूनिवर्सिटी है हमारे। अगर आप डेटा उठाकर देख लेंगी तो इलाहाबाद में पिछले 1.5 साल के भीतर सबसे ज्यादा यूथ ने आत्महत्याएं की। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला है। रोज पेपर आउट हो रहा है जी। अभी आपने देखा 21 लाख परीक्षार्थी जिस पेपर में बैठने जा रहे हो वो पेपर आउट हो गया जी। और पेपर आउट होने के बाद उसका मुख्य आरोपी कौन निकला? भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाई निकला। मैम, उस पर तुरंत एक्शन भी तो लिया गया। क्या एक्शन लिया गया? आप मुझे बताइए। आपने जो है परीक्षा रद्द कर दी जी। इतनी मिट्टी पलीद होने के बाद आप परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं थे। और दूसरी बात, चूंकि टीटी की परीक्षा एलिजिबिलिटी परीक्षा थी, इससे पहले कई ऐसी परीक्षाएं हुई जिससे नौकरी मिलनी थी और जिसमें बार बार
स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार सामने खुलकर आया, जी। पेपर आउट होना सामने खुलकर आया, लेकिन सरकार ने किसी परीक्षा को रद्द नहीं किया। ये एक एलिजिबिलिटी परीक्षा थी और सरकार को पता था जी। कि 21 लाख परीक्षार्थी में अगर छात्र जो है, इसमें जितने भी छात्र पास हो जाएंगे वो रोजगार की मांग करेंगे। एक तो आप पेपर नहीं करा पाए, लीकेज सरकार ने कोई पहली जो है भर्ती लीक नहीं हुई। 2017 से आप नलकूप भर्ती परीक्षा नहीं करा पाते हैं, जिसका जो है जिसकी एलिजिबिलिटी कक्षा 5 है। जीआईसी का पेपर आउट हो रहा है, प्रिंसिपल भर्ती का परीक्षा को जो है हाई कोर्ट में लोगों ने चुनौती दी और उसका पूरा परिणाम रद्द कर दिया गया। जी। तो ऐसी न जाने कितनी परीक्षाएं हैं। सवाल इस बात का है कि आप यूथ के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो यूथ है जो ओवर एज हो जाएगा तो उसको नौकरी कहाँ मिलेगी? ये वो यूथ है जिसके अंदर तमाम मैम, आपको नहीं लगता कि ये जो नौकरी का रोना है ये यूथ हर सरकार में रोता है? देखिए, नौकरी का रोना सरकारी यूथ में नहीं होता है। नहीं, ये होता है ना, बेरोजगारी हर सरकार में होता है। यूथ का अधिकार है कि वो रोजगार मांगे जी, और सरकारों का दायित्व है कि वो रोजगार के अवसर पैदा करें। लेकिन अब ये सरकार कहती है कि आप पकौड़े छानने कोई रोजगार मान लीजिए। तो हम भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों से पूछना चाहते हैं कि वो सदन जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो खुद ही पकौड़े की दुकान खोल लें और नौजवानों को जो है सदन में जाने दें। मैम, आपके हिसाब से महंगाई और विकास ये दोनों चीजें चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाती हैं? जबकि हम अगर आम जनता की बात देखी जाए तो हम सबसे ज्यादा इफेक्टेड महंगाई से होते हैं और हमें अपने फ्यूचर के लिए विकास चाहिए होता है, लेकिन फिर भी जब चुनाव आने को होता है तो ये दोनों ही मुद्दे बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या नौजवानों की है जी। और आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाएं इफेक्टेड हैं महंगाई से। जी, सीधा महंगाई का असर महिलाओं के ऊपर पड़ता है, उनके घर से बाहर तक की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। जी। और यूथ को सीधा फर्क पड़ता है कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि ये महंगाई और रोजगार पे बात नहीं करना चाहती है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि मुद्दा मत भटकाओ, महंगाई और रोजगार के आंकड़े दे दो। जी। कितना आपने रोजगार दिया? महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई? खाने का तेल आज किस रेट बिक रहा है? गाड़ी में डलवाने का पेट्रोल डीजल आज किस रेट में बिक रहा है? आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी जो आलू और प्याज की सब्जी बनाकर खा लेता था, हम लोग भी सामान्य परिवारों से आते हैं, जी, जी, जी। आज वो आलू प्याज खरीदने की स्थिति में नहीं है। आज के समय में एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। लेकिन सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से भटकाना चाहती है। वो सांप्रदायिकता पे बात करना चाहती है, वो समाज को बांटने पर बात करना चाहती है, वो नफरत की राजनीति करना चाहती है और उत्तर प्रदेश का नौजवान और महिलाएं जी इस नफरत की राजनीति के स्थान पर विकास की बात करना चाहते हैं। वो पूछना चाहते हैं कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश में और इलाहाबाद से हम लोग चुकी हैं जी। आपने कितने रोजगार के अवसर पैदा किए? जितनी इलाहाबाद में कंपनीज थी उन कंपनीज को बंद कर दिया गया। जी। वो सारी कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। आपने नए कोई उद्योग यहाँ पे लगाए नहीं, रोजगार के अवसर खत्म हुए। आपने यूपीपीएससी का जो पूरा सिलेबस था, जो पूरा कैलेंडर था जिसमें परीक्षाएं होनी थी, उनको आपने उसका कैलेंडर को पूरा रेगुलराइज नहीं किया। परीक्षाएं समय पे नहीं हो रही हैं। तो इस चुनाव में, आने वाले 2022 के चुनाव में जी। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये लोगों के पास बड़ा मुद्दा है। देखिए, लोगों को खाने के लिए रोटी चाहिए जी, करने के लिए रोजगार चाहिए, उनको जब जरूरत पड़ेगी तो उनको दवाइयाँ और अस्पताल चाहिए। लेकिन दवाइयाँ और अस्पताल की पूरे इलाहाबाद में क्या स्थिति? आज आप स्वरूप रानी में चले जाइए, जी मैम, जो पर्चा 1 रुपए में बनता था, जो पर्चा कितने रुपए में बन रहा है? लोगों को मिनिमम, ये सरकार लोगों को एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध करा पा रही है, स्ट्रेचर नहीं उपलब्ध करा पा रही है, दवाई नहीं उपलब्ध करा पा रही है। मैम, कोरोना जैसी महामारी से सरकार ने एक्टिवली जो रिस्पॉन्स किया है, आप उसको भी तो कहिए। देखिए, कोरोना महामारी से अगर इस देश में जी कितने लोग ऑक्सीजन के अभाव में मारे, जी ऑक्सीजन पहुंचाना किसका काम था? सरकार का काम था। जी। लोगों के पास, लोग जब शवों को दफनाने के लिए जा रहे थे, इलाहाबाद में वो मंजर भी देखा है जी मैम। जब जो है गंगा किनारे लोगों के शव उतरते दिखाई पड़े, क्योंकि शवों को दफनाने की या शवों को जलाने की व्यवस्था नहीं थी। पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू में मानने के लिए नहीं तैयार थी कि कोरोना महामारी नाम की कोई चीज है। तो आपने जो 2 वेव आई, पहली वेव के बाद दूसरी वेव जब आई, पहली वेव में आपने जितने
हॉस्पिटल्स को बना लेना चाहिए था, या क्वारंटीन सेंटर आपने जितने बनाए वो दूसरे वेव में कहाँ चले गए, क्वारंटीन सेंटर्स का पता नहीं था, ऑक्सीजन की आपके पास व्यवस्था नहीं थी, आपने लोगों के लिए दवाइयों की व्यवस्था नहीं की, पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की गई कि जो गंभीर मरीज हैं उन तक कैसे व्यवस्था पहुंचेगी। तो लोग बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं। और लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए अपने समाज को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कोरोना के पूरे काल में आम जनता जिस तरीके से एक दूसरे के साथ खड़ी रही, चाहे वो राशन पहुंचाना हो। समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरे कोरोना काल में गांव और शहर में लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया, राशन पहुंचाने का काम किया, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता, हमारे नेता अखिलेश यादव जी का ये स्पष्ट निर्देश था कि लोग कोरोना पीड़ित लोगों की जितनी ज़्यादा अपने स्तर से मदद कर सके वो खुल के उनकी मदद करें, और समाजवादी पार्टी ने वो किया। मैम, बात शहर पश्चिमी की करें तो आप वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं और इस समय शहर पश्चिमी में जो भी विधायक हैं या मंत्री हैं वो बीजेपी के हैं। तो आपके हिसाब से वहाँ मंत्री जी ने कुछ काम किया है या नहीं? देखिए, मंत्री जी काम करने के सिवा कुछ सब कुछ करते हैं जी। मंत्री जी काम करने के सिवा बोलते बहुत हैं जी। वो अपनी किसी भी विधायी शक्ति का उपयोग नहीं करते जी, क्योंकि वो पैराशूट मंत्री जी हैं। वो अचानक से ऊपर से आए, चुनाव लड़े, लाल बहादुर शास्त्री जी की खड़ाऊ उन्होंने रखी और उस खड़ाऊ के नाम पर उन्होंने वोट मांगा, लोगों को गुमराह किया, लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया। और आज स्थिति ये है कि शहर पश्चिमी विधानसभा अपने आप को अनाथ महसूस करती है, क्योंकि जब 300 दलित परिवारों के घर गिरते हैं और वो अपने मंत्री को ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो मंत्री जी घर से बाहर निकलने से मना कर देते। मतलब आपके हिसाब से ठाकुर द्वारा मंदिर कामयाब नहीं रहे, ठाकुर द्वारा मंदिर का हाथा गिराया जा रहा है, ठाकुर द्वारा मंदिर के आसपास घिरे हुए लोगों को बेघर किया बसे हुए लोगों को बेघर किया जा रहा है, तो मंत्री जी का अता पता नहीं है। अगर आप शहर पश्चिमी के गाँव में चले जाइए, प्राथमिक विद्यालयों में जी, तो बच्चों के पास पैर में पहनने के लिए जूते नहीं है, शरीर पे पहनने के लिए ड्रेस नहीं है जी। किसकी जिम्मेदारी थी? प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में न डॉक्टर है न दवाई है, और सबसे बड़ी शहर पश्चिमी की जो समस्या है जी, वो सड़क और नाली की समस्या है। आप शहर पश्चिमी के किसी गली में घुस जाइए तो आपको वहां पे न नाली मिलेगी न सड़क मिलेगी। शहर पश्चिमी इलाहाबाद के बीचों बीच में है और इलाहाबाद पूरा शहर लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बरसात नहीं, सामान्य दिनों में, बरसात में तो आप वहाँ की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, सामान्य दिनों में लोगों के पास सड़क नहीं है, नाली नहीं है। तो जो मंत्री जी लोगों को सड़क और नाली नहीं उपलब्ध करा पाए, आज उन मंत्री जी के लोग, अभी मैं निकल रही थी कल ही तो मैंने देखा कि मंत्री जी को पूरे शहर पश्चिमी विधानसभा में वॉल पेंटिंग कराने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि लोग उनका नाम तक भूल चुके, लोग भूल चुके, वो मान चुके हैं कि शहर पश्चिमी अनाथ है, और शहर पश्चिमी की जनता, जनप्रतिनिधि चाहती है ना कि एक ऐसे मंत्री को जो कि ये मानता हो कि अगस्त में बच्चे मरते हैं जी। मैम, आप और जिसकी वजह से उनको पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हो जाना पड़ता है जी, जिनको शायद अपशब्द बोलने के सिवा कुछ भी नहीं आता है। तो शहर पश्चिमी की जनता उनको उनका हिसाब करने वाली है। मैम, चुनाव में जब मतदाता बढ़ने लगे, उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो आपने उस पर टिप्पणी की थी। मैम, ऐसा क्यों? क्या जरूरत पड़ी उसकी? चुनाव में मतदाता बढ़ने पे मैंने टिप्पणी नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि शहर पश्चिमी विधानसभा में कुछ विशेष मतदाताओं को टारगेट करके उनके नाम कटवाए जा रहे हैं जी। उनके नाम जो है मतदाता सूची से गायब हो रहे हैं। तो इसकी जांच की मैंने मांग की थी, और किस तरीके से मतदाता सूची में गड़बड़ियां करने की कोशिश की गई है शहर पश्चिमी में, इसकी आवाज़ मैंने उठाने का काम किया था। क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता होना बहुत ज़रूरी है जी। स्वस्थ लोकतंत्र वही है जहाँ पे मतदाता अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। अगर मत ही नहीं होगा तो मतदाता उपयोग किसका करेंगे? तो शहर पश्चिमी में सत्ताधारी पार्टी के द्वारा जिस तरीके से कुछ लोगों को, कुछ विशेष समुदायों को टारगेट करके उनका नाम कटाने की कोशिश की गई है, उनके नामों को विलोपित करवाने की कोशिश की गई है, इस समस्या को हम लोग लगातार उठा रहे हैं। और अभी चूंकि 5 जनवरी तक, कल तक का समय बढ़ गया है जी, तो हम लोग उसको ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक आप द मनोज तिवारी टॉक शो के साथ बने रहें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से हमारे टॉक शो में स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
तो डॉक्टर साहब, आज आप शहर पश्चिमी से दावेदार हैं और वहाँ और भी कई दावेदार हैं, तो ऐसे में आप यानी डॉक्टर ऋचा सिंह गुटबंदी के क्या उम्मीदें रखती हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी है जी। और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा रखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि किसी भी तरीके की कोई गुटबंदी समाजवादी पार्टी में नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ये तय करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा, और जो भी चुनाव लड़ेगा वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी इस बार वहाँ से विधायक होगा। मैम, 2017 के चुनाव में लोगों ने अपराधीकरण और तुष्टीकरण के खिलाफ वोटिंग की थी, तो 2022 के चुनाव में भी कुछ ऐसा है, मतलब कि इसका डर बना रहेगा कि खत्म हो गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से ये वादा किया था कि अपराध कम होगा जी, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध का आलम ये है कि लोगों को ठोक दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद बार बार कहते हैं कि ठोक देंगे। तो जिस तरीके से अपराधियों ठोक देंगे और उसके बाद अपराधियों को संरक्षण देने का काम, कुलदीप सेंगर को किसने संरक्षण दिया? चिन्मयानंद को किसने संरक्षण दिया? जी। इसके बाद हाथरस में दलित बेटी का बलात्कार हुआ, बलात्कारियों को बचाने का प्रयास किस सरकार ने किया? तो ये पूरी सरकार वो सरकार है जो बार बार अपराधियों, मैं कह सकती हूँ आपसे कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सत्ताधारी पार्टी का गुंडों से या फिर अपराधियों से इतना बड़ा गठजोड़ खुलकर सामने आया हो। मैम, ये केवल सरकार एक तो तुष्टीकरण कहती को है आप छोड़ दें जी, केवल एक विशेष धर्म का नाम लेना आप छोड़ दें, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके सिवा कुछ भी नहीं किया है। अपराधी आज बेलगाम हो चुके हैं क्योंकि सत्ता का संरक्षण उन्हें, आप रास्ते में निकलेंगे। आप मुझे बताइए, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? किसानों को ट्रैक्टर से और जो है गाड़ियों के पहियों से आप रौंद देंगे? ऐसा तो पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं होता था। और उत्तर प्रदेश की जनता ने वो नजारा देखा है जहाँ पे किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया जा रहा है। तो अगर कानून व्यवस्था का लोगों में डर होता, और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात ये है कि जिस मंत्री के संरक्षण में ये सब हुआ, वो मंत्री आज भी केंद्र सरकार में मंत्री बने बैठे हुए हैं। मैम, सपा और बसपा का जो गठबंधन था वो तो कुछ कमाल दिखा नहीं पाया, तो मैम ऐसे में क्या छोटे दलों के साथ जो गठबंधन है ये कुछ कमाल दिखा पाएगा क्या आपके हिसाब से? देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और पूरा उत्तर प्रदेश आज अखिलेश यादव जी को याद कर रहा है जी। तमाम जो है छोटे दल साथ में आए हैं, लेकिन ये सभी छोटे दल और जनता जी अखिलेश यादव जी की स्वच्छ छवि और उनका जो विजन है उसमें भरोसा कर रही है। और हम विकास के मुद्दे पे अखिलेश यादव जी ने जो विजन दिया है, चाहे वो रोजगार का हो, महंगाई कम करने का हो, बिजली के दाम कम करने का हो, किसानों को मंडियां उपलब्ध कराने का हो, उनको उनकी उपज का उचित दाम उपलब्ध कराना हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, वृद्धाओं के लिए पेंशन की योजना हो, और इस तरीके के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का स्पष्ट रुख है और समाजवादी पार्टी इन मुद्दों पर चढ़कर सरकार बनाने जा रही है। ऋचा जी, आपके हिसाब से बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो जब शहर पश्चिमी से आप चुनाव लड़ेंगी तो आप इस वहाँ के लोगों के लिए, रोजगार के लिए क्या करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही जो यूपी पीएससी का पूरा कैलेंडर इसको रेगुलराइज किया जाएगा जी। साथ ही साथ शहर पश्चिमी विधानसभा में ऐसे कौन सी कंपनीज आ सकती हैं, ऐसे कौन से उद्योग स्थापित हो सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और यूथ को मौका मिले कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। इन स्किल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट के जितने प्रोग्राम्स लाए जा सकते हैं उनको लाया जाएगा और साथ ही साथ रोजगार के सृजन के मौकों को लाने की कोशिश की जाएगी और उनको लाने का पूरा रोड मैप मेरे दिमाग में तैयार है कि किस तरीके से वहाँ का यूथ जिसके हाथों में रोजगार होगा और जो स्किल्ड अपने आप को कर सकेगा, इसके लिए पूरी व्यवस्था उपलब्ध होगी। आप कहते हैं कि डिजिटल युग, डिजिटल, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरा समाज डिजिटल हो जाए, लेकिन ये डिजिटल होगा कैसे? लोगों के पास, आप देख सकते हैं, आप गांव में चले जाइए, आपने पूरी, आप कहते हैं हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, लोगों के पास मोबाइल नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, तो यूथ को इसकी जरूरत है।
जी जब आप यूथ के हाथों में इन इक्विपमेंट्स को पहुंचाएंगे तब वो असली डिजिटलीकरण के दौर में आएगा, क्योंकि पूरे दुनिया डिजिटल हो चुकी है, ये बात सच है। लेकिन उस डिजिटल युग में कॉम्पीट करने के लिए जरूरी है कि आप अपने यूथ को इक्विपाइड करें। इसी सरकार ने वादा किया था लैपटॉप और डेटा देने का, लेकिन किसी को लैपटॉप नहीं दिया। और आप देख सकती हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 17 के पूरे कार्यकाल में कितने यूथ तक उस डिजिटल इक्विपमेंट्स को पहुंचाने का काम किया है। जी मैम, ये बताइए मैम कि जैसे शहर पश्चिमी में कई सारे विधायक हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह जी को एक बार छोड़ देते हैं, उसके अलावा जो भी विधायक बने उन्होंने विधायकी छोड़ के बाकी सारे काम किए। मैम ऐसा क्यों होता है कि वो अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं आते ही? देखिए, इनमें सबसे अव्वल दर्जा अगर किसी का है तो सिद्धार्थनाथ जी का है कि जिनको अपने विधायी काम छोड़ के बाकी सारे काम आते हैं। मैम आपके हिसाब से इनके अलावा और लोगों ने अपने काम किए हैं? देखिए, अगर लोगों ने काम किया होते तो आज जो है इतने प्रॉब्लम्स नहीं होती। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है जी, और समाजवादी पार्टी से आने वाले समय में जो भी वहाँ से विधायक होगा वो इस बात का जनता को यकीन दिलाता है कि वहाँ पे विकास का काम होगा जी। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने वहाँ काम किया होता तो आप चली जाइए शाम को, स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही हैं जी। महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलेंगी? सड़कें नहीं है, लोगों की गाड़ियां कैसे चलेंगी? लोग पैदल चलने की स्थिति में नहीं है। पूरे इलाहाबाद की 12 विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा खस्ताहाल किसी की हालत है तो पश्चिमी विधानसभा की है। लोग सड़क, पानी और बिजली की मिनिमम अव्यवस्था से भी जूझ रहे हैं, तो इसको दूर करना मेरी प्रायोरिटी होगी। तो मैम क्या ये माना जाए कि 2022 में डॉक्टर ऋचा सिंह पश्चिमी से विधायक होंगी? ये जनता तय करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ही सर्वोपरि है। अगर जनता ने मुझ पर भरोसा किया, जनता ने मुझे मौका दिया, तो मैं ज़रूर उनका प्रतिनिधित्व करने का अगर मुझे अवसर मिला जी, और जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधित्व का अवसर दिया, तो मैं ये मानती हूँ कि जनता के प्रतिनिधि को ये समझना पड़ेगा कि वो जनता का प्रतिनिधि है, ना कि वो प्रोटोकॉल में जीने वाला एक विधायक है। मैम अगर आप शहर पश्चिमी से विधायक बन जाती हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा शहर पश्चिमी के लोगों के लिए? शहर पश्चिमी की व्यवस्था को दूर करना, सड़क और नाली की व्यवस्था को ठीक करना, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और जिस तरीके से शहर पश्चिमी में महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, महिलाओं और लड़कियों की असुरक्षा को खत्म करना, और उसके लिए जो भी कर सकना होगा, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पर हो, चाहे लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए कितने ही प्रोग्राम्स चलाने पड़े, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर लड़कियां मजबूत होंगी तो उनको इस काबिल बनाना होगा कि वो हर समस्या से लड़ सके। और साथ ही साथ प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी कि अगर किसी भी लड़की को थाने जाने की जरूरत पड़ी जी, ये तय किया जाएगा कि थाना और पुलिस लड़कियों की समस्या तक खुद पहुंचेगा। जी मैम अंत में शहर पश्चिमी की नेता के रूप में शहर पश्चिमी के लोगों के लिए कोई संदेश आपका? शहर पश्चिमी की जनता से मेरा एक ही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वोटर बनिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में आप अपना प्रतिनिधि और मजबूत सरकार तभी चुन सकते हैं जब आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपके पास कल 5 जनवरी तक का समय है, और आने वाले दिनों में कुछ और दिन का भी समय है जिसमें अपने वोट्स को आप ज़रूर चेक करा लें। और साथ ही साथ जुमलों वाले लोगों की बातों में ना आए, जो जुमले बोलकर आपके बीच में आए थे। अपने प्रतिनिधि के रूप में उस व्यक्ति को मौका दें जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, और जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर एक आम व्यक्ति की तरह आपके सुख दुख में, आपकी परेशानियों में आपका साथ दे सके। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टॉक शो में अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो जैसा कि अभी आपने डॉक्टर ऋचा सिंह जी को सुना, जो कि शहर पश्चिमी से दावेदार हैं, और आपने सुना कि वो कैसे सत्ता में आने के बाद या विधायक बनने के बाद अपनी नीतियों को कैसे लागू करेंगी, कैसे शहर पश्चिमी के लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगी, वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ के सड़कों के लिए, वहाँ के विकास के लिए कैसे काम करेंगी। ऐसे ही दिग्गज लोगों से, ऐसे ही दिग्गज नेताओं से हम आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप मनोज तिवारी टॉक शो में बने रहें।